उनका जो पुत्र हुआ महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल 1421 से 33 ईस्वी तक शासन किया मोक्कल ने। हाँ, महाराणा लाखा का पुत्र कौन था मित्रों? मोक्कल 1421 से 33 ईस्वी तक मोक्कल ने शासन किया था। कोई बात नहीं, पवन सिंह पीछे वाली क्लास एक दो दिन तो रहती है, आप देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों, जो मोक्कल है वो किसका पुत्र था? ये किसका पुत्र था? लाखा व हंसाबाई का पुत्र। लाखा व हंसाबाई का पुत्र। लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन था मित्रों? मोक्कल। कल हमने चर्चा की थी। हाँ, और मित्रों जो मोक्कल है इसका संरक्षक है वो लाखा ने किसे नियुक्त किया था? मोक्कल का संरक्षक लाखा ने किसे नियुक्त किया था? राव चुंडा को। किसे किया था? या राणा चुंडा को। राणा चुंडा को इसका संरक्षक नियुक्त किया था। लेकिन होता क्या है कि हंसाबाई को है इस राव चुंडा पर क्या होता है कि राणा चुंडा पर अविश्वास होने लग जाता है। हंसाबाई को यह शक होने लग जाता है कि कहीं ये राणा चुंडा है वो मेरे पुत्र मोक्कल को है वो इस गद्दी से उतार कर है वह खुद कहीं पर इस गद्दी पर नहीं बैठ जाए। हाँ, इसलिए इस जो हंसाबाई है इसको इस पर विश्वास नहीं रहता है। जब इस राव चुंडा को इस बात का पता चलता है कि हंसाबाई को मुझ पर शक हो रहा है, तो ये राणा चुंडा है वो यहां से मेवाड़ छोड़ देता है और मेवाड़ छोड़कर कहां चला जाता है? ये चला जाता है मालवा। मालवा जाता है कौन मित्रों? राणा चुंडा। ये राणा चुंडा है मित्रों, ये मेवाड़ छोड़कर कहां चला जाता है मित्रों? मालवा चला जाता है। और मालवा में किसके पास? हासिंग शाह के पास। हाँ, ये वही हासिंग शाह है मित्रों। मैंने आपको गागरोन का जो साका पढ़ाया था ना अचलदास खिंची के समय, हाँ वही हासिंग शाह। तो मेवाड़ छोड़कर मालवा में चला जाता है कौन मित्रों? राणा चुंडा चला जाता है। अब पीछे से ये तो इसका प्रथम संरक्षक था। अब जो हंसाबाई है, अब वो हंसाबाई है इसका संरक्षक किसे बुलाएगी? हंसाबाई है वो किसे बुलाएगी? तो हंसाबाई है इसका दूसरा या द्वितीय संरक्षक नियुक्त करती है। द्वितीय संरक्षक नियुक्त करती है। हाँ, मारवाड़ से आता है कौन? रणमल। कौन आता है मारवाड़ से? रणमल। और रणमल कौन था मित्रों? रणमल है वो हंसाबाई का भाई था, कल हमने चर्चा की थी। हाँ, तो हंसाबाई का भाई कौन था मित्रों? रणमल था। और रणमल को मारवाड़ से बुलाती है और मारवाड़ से बुलाकर इस मोक्कल का दूसरा संरक्षक नियुक्त करती है। किसे? रणमल को। कौन नियुक्त करती है? हंसाबाई। इतना समझ आ गया होगा। हाँ, तो देखिए मित्रों, इतनी चर्चा की है मैंने आपसे कि जो राणा चुंडा है इस पर विश्वास नहीं रहता है हंसाबाई को, तो राणा चुंडा है मेवाड़ छोड़कर मालवा चला जाता है हासिंग शाह के पास। पीछे से हंसाबाई अपने भाई रणमल को बुलाकर इसका दूसरा संरक्षक नियुक्त कर देती है। किसका? मोक्कल का। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मित्रों अब आगे चर्चा करें इस मोक्कल के काल की। तो मोक्कल के काल में क्या क्या हुआ? दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। मोक्कल के काल की दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो मोक्कल ने एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया। मित्रों, एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग मंदिर का निर्माण, हाँ, एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। और इस एकलिंग मंदिर के चारों ओर, एकलिंग मंदिर के चारों ओर, कहां पर एकलिंग मंदिर? कैलाशपुरी उदयपुर। कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर। और एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटा किस शासक ने बनाया था? तो चारों ओर परकोटा है वो किसने बनाया था मित्रों? इस मोक्कल ने बनाया था। इसी एकलिंग मंदिर का पुनः निर्माण कौन करवाएगा? इस एकलिंग मंदिर का पुनः निर्माण महाराणा रायमल करवाएगा, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ में एक मंदिर है मित्रों, चित्तौड़ में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चित्तौड़दुर्ग में एक मंदिर है समद्वीवेश्वर। कौन सा है? समद्वीवेश्वर मंदिर।
इसी समद्विवेश्वर मंदिर को ही कहते हैं मित्रों त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था? जल्द से बताइए, मैंने बता दिया आपको। चित्तौड़ दुर्ग में समद्विवेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? चित्तौड़ दुर्ग में समद्विवेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? मुक्कल ने नहीं बनवाया था भाई, ये परमार राजा भोज ने बनवाया था। हाँ, परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना मित्रों, परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि समद्विवेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण, इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का पुनः निर्माण मुक्कल ने करवाया था। किसने करवाया था? मुक्कल ने करवाया था। इसीलिए इसे मुक्कल जी का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुक्कल जी का मंदिर। क्या कहते हैं मित्रों? इसे मुक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं। त्रिभुवन नारायण या समद्विवेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों? मुक्कल जी का मंदिर कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों आगे जो मुक्कल है, ये मुक्कल मित्रों 1433 में 1433 में अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जाता है। अहमद शाह कहां का था? अहमद शाह गुजरात का शासक था। कहां का था? गुजरात का शासक। हाँ, मुगल है जब गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जाता है। गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर मुगल कब जाता है मित्रों? 1433 ईस्वी में। और जब गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जाता है तो गुजरात के पास में एक है झीलवाड़ा। कौन सा स्थान है मित्रों? झीलवाड़ा। इस झीलवाड़ा नामक स्थान पर, झीलवाड़ा नामक स्थान पर इस मुगल की हत्या कर दी और मुगल को धोखे से मार दिया गया। मुगल को धोखे से किसने मार दिया? हाँ, स्वागत है पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपका क्लास में हार्दिक स्वागत है। ठीक है। हाँ, तो अहमद शाह है, इस अहमद शाह के विरुद्ध जब झीलवाड़ा नामक अभियान पर या झीलवाड़ा नामक स्थान पर है, इस 1433 में मुगल है, इस मुगल की हत्या कर दी। और मुगल की हत्या किसने कर दी? मैंने आपको बताया था महाराणा खेता था। और महाराणा खेता के 10 के पुत्र थे खातिन के। 10 के पुत्र कौन थे मित्रों? चाचा और मेरा। कौन थे? हाँ, चाचा और मेरा ने। मुगल की हत्या किसने कर दी? चाचा व मेरा ने। मुगल की हत्या किसने कर दी मित्रों? चाचा व मेरा ने। और इनके साथ में कौन था? इनके साथ कौन था? चाचा और मेरा के साथ था महपा पंवार। कौन था? महपा पंवार है मित्रों, वो चाचा और मेरा के साथ था। ठीक है मित्रों। तो जब 1433 में अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जा रहा था, गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जा रहा था कौन मित्रों? महाराणा मुगल। कौन जा रहा था? महाराणा मुगल। हाँ, जब अभियान पर जा रहा था तो इसी अभियान के दौरान महाराणा खेता की 10 के पुत्र, महाराणा खेता की 10 के पुत्र, खेता की 10 के पुत्र, महाराणा खेता की 10 के पुत्र कौन थे मित्रों? चाचा और मेरा। महाराणा खेता की 10 के पुत्र कौन थे मित्रों? चाचा और मेरा। और इन चाचा और मेरा ने मिलकर इस मुगल की हत्या कर दी धोखे से। और इनके साथ कौन दिया था? इनका साथ दिया था चाचा और मेरा का किसने दिया था? महपा पंवार ने। किसने दिया था? महपा पंवार ने। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, हाँ, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। अब महाराणा मुगल के काल के प्रमुख शिल्पी कौन थे? महाराणा मुगल के काल के प्रमुख शिल्पी पूछ लिया जाए आपको कि महाराणा मुगल के दरबारी प्रमुख शिल्पी कौन थे? प्रमुख शिल्पी कौन थे मित्रों? तो फन्ना, मन्ना व विसल। फन्ना, मन्ना व विसल। फन्ना, मन्ना और विसल, ये कौन थे मित्रों? फन्ना, मन्ना और विसल है वो मुगल के दरबारी शिल्पी थे। मुगल के दरबारी शिल्पी थे। ठीक है। जबकि इसके दरबारी विद्वान कौन थे? मुगल के दरबारी विद्वान, महाराणा मुगल के दरबारी विद्वान पूछ लिया जाए तो दरबारी विद्वान थे मित्रों, एक तो योगेश्वर भट्ट और एक था विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट, योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट।
योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, ये इसके दरबारी विद्वान थे, किसके? मोक्कल के। और मित्रों, मोक्कल की मृत्यु पर एक कहावत भी प्रचलित हुई। महाराणा मोक्कल की मृत्यु पर एक कहावत भी प्रचलित हुई। कौन सी कहावत प्रचलित हुई मोक्कल की मृत्यु पर? कि खेत में नाड़ा, दीवार में आड़ा और घर में साड़ा, बर्बाद करके ही निकलते हैं। खेत में नाड़ा, दीवार में आड़ा और घर में साड़ा, बर्बाद करके ही निकलते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ये रणमल था, ये है वो लाखा का साला ही तो था। हाँ, तो यानी जो साड़ा है वो बर्बाद करके ही निकलता है, इस प्रकार की कहावत है, वो प्रचलित हुई थी। ठीक है, किसकी मृत्यु पर हुई थी? ये कहावत है मोक्कल की मृत्यु पर प्रचलित हुई थी। ठीक है मित्रों, तो हमने आज मेवाड़ के इतिहास में मित्रों महाराणा मोक्कल से स्टार्ट किया है। महाराणा मोक्कल से स्टार्ट किया है। एक बार वापस देखिए, कई मित्र अभी जुड़ पाए हैं, 7-8 जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारे, वो अभी जुड़े हैं। तो सभी मित्र एक बार वापस रिपीट कर लीजिए मेरे साथ में। हाँ, देखिए, महाराणा मोक्कल जिसका काल 1421 से 33 ईस्वी तक था, लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन था मित्रों? हाँ, वो था मित्रों मोक्कल। इसका प्रथम संरक्षक है वो लाखा ने किसका नियुक्त किया था? रावचुंडा को नियुक्त किया था। लेकिन रावचुंडा पर विश्वास नहीं था, किसको? हंसाबाई को। इसलिए रावचुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा के हसिंग शाह के पास चला गया। ठीक है, और पीछे से हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को इस मोक्कल का दूसरा संरक्षक नियुक्त कर दिया। ठीक है, मोक्कल ने मित्रों एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया था। कैलाशपुरी उदयपुर में जो मंदिर है जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, उसी मंदिर के चारों ओर परकोटा या दीवार किसने बनवाई थी मित्रों? इसी मोक्कल ने बनवाई थी। ठीक है, इसके बाद में चित्तौड़ में जो परमार राजा भोज ने, चित्तौड़ में परमार राजा भोज ने संद्विवेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मोक्कल जी का मंदिर। हाँ, ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो 1433 में गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध जब अभियान पर जाता है कौन? मोक्कल। तो जीलवाड़ा नामक स्थान पर मोक्कल की हत्या कौन कर देते हैं? महाराणा खेता की। हाँ, महाराणा खेता की दास्य के पुत्र थे। महाराणा खेता की दास्य के पुत्र कौन थे? चाचा और मेरा। ठीक है, इनका साथ किसने दिया था? महपा पंवार ने। मोक्कल के दरबारी शिल्पी कौन थे? फन्ना, मन्ना और विसल, ये दरबारी शिल्पी थे। जबकि मोक्कल के दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट थे। और मोक्कल की मृत्यु पर एक कहावत भी प्रचलित हुई कि कौन सी? खेत में नाड़ा, दीवार में आड़ा और घर में साड़ा, बर्बाद करके ही निकलते हैं। ठीक है मित्रों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, पुरुषोत्तम जी रामपुरा के युद्ध में है, नागौर के फिरोज खां को हराया था इन्होंने 1428 में। हाँ, जो मित्र नहीं जुड़े उन सभी को नमस्कार। देखिए, काफी सारे मित्र अभी जुड़े हैं, तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका भी क्लास में। और मैं आपको बता दूं कि आज से आपकी इतिहास की 2 क्लासेस शुरू हो गई है मित्रों। इतिहास की 2 क्लासें अभी 12 बजे है, और 12 बजे वाले टाइम में आपकी रहेगी मेवाड़ के इतिहास की क्लास, और 2 बजे मित्रों आपकी क्लास रहेगी आमेर का इतिहास। 2 बजे आपकी क्लास कौन सी रहेगी? आमेर का इतिहास की क्लास रहेगी। जो प्रश्नों वाली क्लास है उसको एक बार स्टॉप दे दिया गया है। 1 से 2 के बीच है वो आपका गैप रहेगा। वापस 2 से 3 जब हम आएंगे क्लास में तो नया टॉपिक आपका आमेर का इतिहास लेकर आएंगे। ठीक है मित्रों? हाँ, चलिए, हो गया मोक्कल। अब मोक्कल के बाद मोक्कल का पुत्र कौन आएगा मित्रों? महाराणा कुंभा। मोक्कल का पुत्र कौन है? महाराणा कुंभा। हाँ, चलिए, महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 68 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है, हाँ, जगदीश जी बोल रहे हैं मैं तो 2 से 3 नींद लेता हूं,
चलिए कोई बात नहीं। महाराणा कुंभा, जिस मित्र को लेनी है क्लास वो ले सकते हैं, 2 से 3 आमेर के इतिहास की। महाराणा कुंभा, इसका कार्यकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक। ठीक है मित्रों। हाँ, पिता कौन थे? मोक्कल के पुत्र थे। माता सौभाग्य देवी, जो परमार वंशी राजकुमारी थी। हाँ, आबू की परमार राजकुमारी थी मित्रों सौभाग्य देवी। तो सौभाग्य देवी और मोक्कल की संतान कौन थी मित्रों? हाँ, वो थी कुंभा। ठीक है। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले महाराणा कुंभा है। इस महाराणा कुंभा की कुछ कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसकी कुछ उपाधियां दी गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा रसिक प्रिया। कुंभा की पुस्तक थी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में कुंभा की कुछ उपाधियां, यानी कुंभा की कुछ उपाधियों का उल्लेख है मित्रों। और कुंभा की उपाधियां एग्जाम में कई बार पूछी जाती है मित्रों। महाराणा कुंभा की उपाधियां यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जो कुंभा की पुस्तक थी रसिक प्रिया, इनमें है कुंभा की कुछ उपाधियां दी गई है मित्रों। और ध्यान से आपको इन उपाधियों को देखना है मित्रों। उपाधियां हैं वो एग्जाम में कई बार कुंभा से संबंधित पूछी जाती है। ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों, एक एक 1 बाय 1 करके सभी उपाधियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले महाराजा धीराज। कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज अर्थात राजाओं का भी राजा, राजाओं का भी राजा। हाँ, महाराजा धीराज, राजाओं का भी राजा। दूसरी उपाधि देखिए मित्रों, महाराजा धीराज के बाद में परम गुरु। परम गुरु, कुंभा की दूसरी उपाधि कौन सी है मित्रों? परम गुरु अर्थात अपने समय का सर्वोच्च शासक। अपने समय का सर्वोच्च शासक, जो सभी विद्याओं में निपुण था, जो सभी विद्याओं में निपुण था। अब वो कौन था मित्रों? महाराणा कुंभा। महाराजा धीराज, परम गुरु, सर्वोच्च शासक, जो सभी विद्याओं में निपुण था। हाँ, हाल गुरु। हाँ, हाल गुरु यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। हाँ, छाप गुरु। छाप गुरु अर्थात छापामार युद्ध में पारंगत। हाँ, तो महाराजा धीराज, परम गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु। इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ 5 नंबर नेक्स्ट, नंदीकेश्वर अवतार। नंदीकेश्वर अवतार अर्थात शैव धर्म का प्रमुख अनुयायी। शैव धर्म का प्रमुख अनुयायी। ठीक है। नाटक राजकर्ता। नाटक राजकर्ता अर्थात नाट्य और नाटक दोनों का इसको ज्ञान था, नाटक का ज्ञान था। इसने कुल 4 नाटक भी लिखे थे। राणा रासो। राणा रासो अर्थात साहित्यकारों का आश्रयदाता था। साहित्यकारों का आश्रयदाता था, इसलिए से क्या कहते हैं? राणा रासो। ठीक है। हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान मित्रों, हिंदू सुल्तान अर्थात हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक। हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक
ध्यान रखना, हिंदू सुल्तान की उपाधि किसे प्राप्त है? कुंभा को। लेकिन एग्जाम में आ जाए हिंदूपत, हिंदूपत की उपाधि किसे मिली थी? नोट, हिंदूपत की उपाधि किसे मिली थी? तो मित्रों ध्यान रखना, हिंदू सुल्तान तो कुंभा को कहते हैं, लेकिन हिंदूपत किसे कहते हैं? हिंदूपत महाराणा सांगा को कहते हैं। किसे कहते हैं? महाराणा सांगा को कहते हैं। ठीक है, हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि थी? कुंभा की। अर्थात कुंभा संगीत प्रेमी था। कुंभा क्या था मित्रों? संगीत प्रेमी था और खुद एक वाद्य यंत्र बजाता था, वीणा। क्या बजाता था? वीणा। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कुंभा है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था मित्रों? वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, नरपति। कुंभा को क्या कहते हैं मित्रों? नरपति अर्थात सेनाओं का स्वामी। कुंभा को क्या कहते हैं? गजपति। क्या कहते हैं? गजपति अर्थात हाथियों की सेना का स्वामी। गजपति इसे कहते हैं अश्वपति। क्या कहते हैं मित्रों? अश्वपति। कुंभा को कहते हैं मित्रों तोडरमल। क्या कहते हैं? तोडरमल। तोडरमल क्यों कहते हैं? अर्थात जो कुंभा है मित्रों, वो कुंभा के पास है पैदल सेना भी थी, अश्व सेना भी थी और गज सेना भी थी। तो तीनों सेनाओं का सेनापति था। पैदल सेना, अश्व सेना और गज सेना, तीनों का सेनापति था। इसलिए कुंभा को क्या कहते हैं? तोडरमल। तोडरमल नहीं, ध्यान रखना, क्या है? तोडरमल कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ, महाराणा कुंभा को कहते हैं मित्रों प्रजापालक। क्या कहते हैं इसे? प्रजापालक। क्या कहते हैं? प्रजापालक। कुंभा को कहते हैं दान गुरु। क्या कहते हैं मित्रों? कुंभा को दान गुरु कहते हैं। कुंभा को शैल गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? शैल गुरु। और कुंभा को मित्रों चाप गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? चाप गुरु अर्थात धनुर्विद्या में निपुणता। महाराणा कुंभा है वो धनुर्विद्या में निपुणता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चाप गुरु भी कहते हैं। इसे ही राजगुरु भी कहते हैं। राजनीति का ज्ञान था, राजनीति का ज्ञान था, इसलिए कुंभा को क्या कहते हैं मित्रों? राजगुरु भी कहते हैं। तो दान गुरु है, शैल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, ये सारी उपाधियां किसकी है? महाराणा कुंभा की है मित्रों। तो देखो मैंने मित्रों आपको लगभग 15 से 20 उपाधियां बताई हैं महाराणा कुंभा की, तो आपको सभी एक बार वापस रिपीट करनी है। देखो सबसे पहले मैंने बताई महाराजा धीराज, राजाओं का भी राजा। हाँ ठीक है। हाँ परम गुरु, हाँ बिल्कुल नंद किशोर जी, आपको इतने बता दिए जाएंगे कि एग्जाम की दृष्टि से आपका कोई भी पॉइंट है वो छूट नहीं जाए। परम गुरु है सर्वोच्च शासक। क्या है मित्रों? सर्वोच्च शासक। हाँ अपने समय का सर्वोच्च शासक। हाँ जो सभी विद्याओं में निपुण था। हाँ इसके बाद में है हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी था। ठीक है। छाप गुरु, छापामार युद्ध में ये पारंगत था। नंदीकेश्वर अवतार, शैव धर्म का ये अनुयायी था। नाटक राजकर्ता, कुंभा ने नाटक लिखे थे, 4 नाटक लिखे थे। राणा रासो, साहित्यकारों का ये आश्रयदाता था। हिंदू सुल्तान, हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। अभिनव भट्टाचार्य संगीत प्रेमी था। ठीक है। और वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। नरपति, गजपति, अश्वपति, इन तीनों सेनाओं का स्वामी होने के कारण इसे तोडरमल कहते थे। प्रजापालक इसे कहते हैं मित्रों। दान गुरु इसे कहते हैं। शैल गुरु इसे कहते हैं। चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण था ये। और राजगुरु राजनीति का इसे अच्छा ज्ञान था। ठीक है मित्रों। तो ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा की है मित्रों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले मित्रों आगे।
हाँ, चलिए मित्रों नेक्स्ट देखिए। अब कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं व निदान। कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं व उनका निदान। महाराणा कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं और उनका निदान नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों। हाँ, देखिए मित्रों, आपको भी पता है कुंभा के पिता की हत्या किसने की थी? चाचा और मेरा ने की थी। हाँ, तो मोक्कल की हत्या किसने की थी? चाचा और मेरा ने। तो मोक्कल की हत्या का बदला कैसे लेगा ये? मोक्कल की हत्या का बदला, तो मोक्कल की हत्या का बदला ये चाचा और मेरा को मार कर लेगा। और चाचा और मेरा को है मारा था किसके सहयोग से? रणमल के सहयोग से चाचा और मेरा को मारकर सबसे पहले अपने पिता की हत्या का बदला लिया। तो मोक्कल की हत्या का बदला, अपने पिता मोक्कल की हत्या का बदला चाचा व मेरा को रणमल के सहयोग से मारकर पूरा किया। तो सबसे पहले तो इसने चाचा और मेरा का वध किया, किसके सहयोग से? रणमल के सहयोग से। ठीक है मित्रों, और अपने पिता मोक्कल की हत्या का बदला लिया। ठीक है, इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, जो ये रणमल है, ये रणमल यहाँ पर मेवाड़ में अपना वर्चस्व सिद्ध करने लगता है। अर्थात जो रणमल है मित्रों, ये रणमल है वो मेवाड़ के उच्च पदों पर, मेवाड़ के उच्च पदों पर है, जो राठौड़ी सरदारों को नियुक्त कर देता है। इसका पता जब कुंभा को लगता है कि रणमल है वो अपना वर्चस्व यहाँ पर सिद्ध कर रहा है, तो इस रणमल को है जो इसकी दासी थी भारमली, भारमली के सहयोग से रणमल को क्या दे दिया जाता है मित्रों? जहर दे दिया जाता है, और रणमल को जहर देकर है मार दिया जाता है। तो रणमल की हत्या भारमली द्वारा जहर देकर करवा दी। तो देखो, पहले तो चाचा और मेरा का वध किया। हाँ, पहले तो चाचा और मेरा का वध किया, फिर ये जो रणमल है ये मेवाड़ी सरदारों की जगह राठौड़ी सरदारों को यहाँ पर है मेवाड़ के उच्च पदों पर है आसीन करता है। तो यहाँ पर है महाराणा कुंभा क्या करता है? इस रणमल की दासी भारमली के सहयोग से इसी रणमल को जहर देकर है वो मरवा दिया जाता है। ठीक है मित्रों, अब जब मित्रों रणमल को मेवाड़ में यहाँ पर मरवा दिया जाता है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, रणमल का पुत्र था, रणमल का पुत्र कौन था? रणमल का पुत्र इस समय था राव जोधा। ये राव जोधा है मित्रों, ये यहाँ पर आया हुआ था। कहां पर आया हुआ था? मेवाड़ में आया हुआ था। और जब रणमल की मृत्यु हो जाती है 1436 ईस्वी के लगभग, तो यहां से फिर राव जोधा कहां चला जाता है? ये मारवाड़ की तरफ चला जाता है। कहां चला जाता है? मारवाड़। राव जोधा कहां चला जाता है मित्रों? मारवाड़ चला जाता है। राव जोधा कहां चला जाता है? मारवाड़। बीच में ये बीकानेर में एक काहुनी गांव है, उस बीकानेर के काहुनी गांव में शरण भी लेता है। लेकिन यहाँ पर जो राव चुंडा है वो पहले मेवाड़ से चला गया था। ये राव चुंडा यहाँ पर है कुंभा का सहयोग करता है, यानी राव चुंडा के नेतृत्व में है मारवाड़ पर आक्रमण किया जाता है। राणा चुंडा के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण होता है, और मारवाड़ पर आक्रमण करके वहां पर राव जोधा को हराता है। कौन है? राणा चुंडा। ये राणा चुंडा मारवाड़ पर आक्रमण करके है किससे हराता है मित्रों? राव जोधा को हराकर। और मारवाड़ का जो प्रबंध है, ये मारवाड़ का प्रबंध किसे सौंप देता है? मारवाड़ का प्रबंधक बना देता है आहड़ा हिंगोला को। किससे बना देता है? आहड़ा हिंगोला।
इस आहड़ा हिंगोला को मारवाड़ का प्रबंध सौंपकर राणा चुंडा वापस कहां पर आ जाता है मित्रों, मेवाड़ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1453 में है ये राव जोधा है वो वापस मंडोर पर अधिकार कर लेता है। 1453 में जोधा वापस मंडोर पर अधिकार कर लेता है, अर्थात यहां पर आहड़ा इंगोला को हराकर राव जोधा 1453 में है मंडोर पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार यहां पर मित्रों कुंभा और जोधा के काल में क्या होता है, कुंभा और जोधा के काल में मेवाड़ और मारवाड़ में खींचतान होती है, अर्थात कभी ये आक्रमण करते हैं कभी ये आक्रमण करते हैं। इसलिए जो कुंभा की दादी थी, कुंभा की दादी कौन थी मित्रों, हंसाबाई। हंसाबाई ने इस कुंभा और राव जोधा के मध्य एक संधि करवा दी, उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। क्या थी, आवल बावल की संधि करवाई। तो हंसाबाई ने कुंभा व जोधा के मध्य, कुंभा व जोधा के मध्य 1456 में आवल बावल की संधि करवाई। तो मित्रों आवल बावल की संधि किन किन के मध्य हुई, आवल बावल की संधि किन किन के मध्य हुई मित्रों, हाँ ये दो पेड़ थे मित्रों, आंवला और बबूला का पेड़ था। इन दो जो बबूल का पेड़ था, आंवला और बबूल का पेड़ था, इन दो पेड़ों की सीमाओं के तहत है ये संधि हुई थी। तो आवल बावल की संधि किन किन के मध्य हुई, कुंभा और किसके मध्य हुई थी, महाराणा कुंभा और इस जोधा के मध्य हुई थी। और सीमा का निर्धारण हुआ था किसके सहयोग से, हंसाबाई के सहयोग से। हंसाबाई ने यह संधि करवाई थी। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, इस संधि के तहत जो राव जोधा था, इस राव जोधा की पुत्री थी, राव जोधा की पुत्री कौन थी, श्रृंगार देवी। जोधा की पुत्री कौन थी, राव जोधा की पुत्री कौन थी, श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी का विवाह, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र, कुंभा का पुत्र कौन था, रायमल, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। अर्थात आवल बावल की संधि के तहत जो राव जोधा था, इस राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ किया, इस कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। किसके साथ किया मित्रों, रायमल के साथ किया। तो ठीक है मित्रों, हाँ इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पहले एक बार इसकी वापस देख सकते हो आप। प्रारंभ में इसने चाचा और मेरा का वध किया, किसके सहयोग से, रणमल के सहयोग से। फिर रणमल की हत्या कर दी बारमली के सहयोग से। फिर रणमल का पुत्र राव जोधा है वो मारवाड़ चला जाता है, लेकिन राणा चुंडा के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण करके मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है और वहां का प्रबंधक है वो आहड़ा हिंगोला को सौंपा जाता है। लेकिन बाद में 1453 में राव जोधा वापस मंडोर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में हंसाबाई ने रणमल और हंसाबाई ने कुंभा और राव जोधा के मध्य, कुंभा और जोधा के मध्य 1456 में आवल बावल की संधि करवाई मित्रों। और इस संधि के तहत है जोधा ने अपनी पुत्री है श्रृंगार देवी का विवाह है वो रायमल जो कुंभा का पुत्र था उसके साथ विवाह करवाया। हाँ ये हड़बुजी मैंने पढ़ा दिए, लोक देवताओं के जो हड़बुजी मैंने बताया था ना आपको, हाँ यहाँ पर हड़बुजी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी, ये लोक देवता में करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ ये 1453 में हुई थी वही, बिल्कुल 1456 में आपकी वो चंपानेर की संधि आएगी आगे, बिल्कुल 1453 में हुई थी मंडोर पर आक्रमण करने के बाद में संधि।
तो संधि आवल बावल वाली ये 1453 में हुई थी। आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 में। और वो 1456 में आगे आएगी, चंपानेर की संधि आएगी, थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा आपको मैं। हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए। हाँ, इतना हो गया। इसके बाद में देखिए मित्रों, कुंभा व मालवा। हाँ, महाराणा कुंभा व मालवा। हाँ हाँ, आइडिया बना रखी है लड़कों ने लड़कियों के नाम से। अच्छा, ये बात है क्या? कोई बात नहीं। हाँ, आप कमेंट्स पर ध्यान क्यों देते हो? तो हाँ, कुंभा व मालवा। तो देखो मित्रों, कुंभा के समय मालवा का जो शासक था, मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। एक महमूद खिलजी द्वितीय भी आएगा, आगे आएगा, सांगा के काल में पढ़ेंगे जिसको। ये कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। हाँ, कुंभा के काल में मालवा का जो शासक कौन था मित्रों? महमूद खिलजी प्रथम। और कुंभा का इस महमूद खिलजी प्रथम के साथ है, सीधे तौर पर बात करें कि जो कुंभा और इसके बीच में संघर्ष का मुख्य कारण था कि इस महमूद खिलजी ने महपा पंवार को शरण दे रखी थी। महपा पंवार को शरण दी थी। ये महपा पंवार कौन था भाई? तो महपा पंवार कौन था मित्रों? महपा पंवार मैंने बताया था आपको, महपा पंवार ने चाचा और मेरा का साथ दिया था मुक्कल की हत्या करने में, है ना। तो यही महपा पंवार है। महपा पंवार को शरण दी थी और महपा पंवार का पुत्र भी साथ में था। पुत्र का नाम था एक्का। कौन था? एक्का। महपा पंवार और उसके पुत्र एक्का को शरण दी थी किसने? महमूद खिलजी ने। और इसको इस कारण है वो कुंभा है नाराज था, क्योंकि कुंभा का पिता था मोक्कल और मोक्कल की हत्या में ये शामिल था। इसलिए कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, दोनों के मध्य एक युद्ध होता है मित्रों, सारंगपुर युद्ध। कौन सा होता है? कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य एक युद्ध होता है मित्रों। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर युद्ध। कब होता है ये? 1437 में। कब होता है? 1437 में मित्रों सारंगपुर युद्ध होता है कुंभा और इस महमूद खिलजी के मध्य। और इस युद्ध में कौन जीतता है मित्रों? कुंभा विजय होता है। कौन होता है? महाराणा कुंभा है। सारंगपुर युद्ध में किसे हराता है मित्रों? महमूद खिलजी को हराता है। हाँ, मालवा के महमूद खिलजी को हराता है सारंगपुर युद्ध में मित्रों। और युद्ध में हराने के पश्चात इस महमूद खिलजी को हाँ बिल्कुल मध्य प्रदेश में सारंगपुर युद्ध, इसके बाद में कहते हैं कि महमूद खिलजी को चित्तौड़ में 6 महीने तक कैद करके रखा था। किसने? महाराणा कुंभा ने। लेकिन 6 महीने के बाद में है महाराणा कुंभा ने इसको छोड़ दिया था। किसको? इस महमूद खिलजी को। और इसकी इतिहासकार आलोचना भी करते हैं, जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम सुना होगा आपने, कर्नल जेम्स टोड का नाम सुना होगा, डॉक्टर हरिविलास शारदा का नाम सुना होगा। ये कहते हैं कि ये कुंभा की एक राजनीतिक अदूरदर्शी की सोच थी, अर्थात ये कुंभा की एक भूल थी। कुंभा की क्या थी? ये एक भूल थी जो इसको महमूद खिलजी को छोड़ दिया। 6 महीने बंदी बनाने के बाद भी इसको छोड़ दिया। जबकि एक इतिहासकार आते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि नहीं, ये कुंभा की भूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुंभा था चित्तौड़ का शासक उस समय और मालवा है उस समय काफी दूर था। तो कुंभा है वो मालवा का शासन प्रबंध है, वो इतनी दूरी से है, वो नहीं देख सकता था। तो गोपीनाथ शर्मा इसकी आलोचना नहीं करते हैं, जबकि कर्नल टोड हीराचंद ओझा है वो इसकी आलोचना भी इस समय करते हैं। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, जब सारंगपुर युद्ध में विजय हुआ था तो इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या बनवाया? सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया मित्रों? हाँ, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण। सारंगपुर युद्ध में विजय हुआ कौन? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 के मध्य। अब विजय स्तंभ के बारे में मित्रों मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था, जब मैंने आपको राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए थे उस समय विजय स्तंभ के बारे में काफी डिटेल में बताया था। हाँ, एक बार फिर मैं वापस चर्चा करता हूं विजय स्तंभ के बारे में। किसको समर्पित है ये?
विजय स्तंभ किसको समर्पित है मित्रों? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है मित्रों। मैंने आपको बताया था काफी डिटेल में। हाँ, इसके अलावा देखो कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और विजय स्तंभ के बारे में दो विद्वानों के प्रमुख कथन आते हैं। एक तो आता है कर्नल टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? ये कुतुब मीनार से भी उत्तम है। कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से भी उत्तम क्या है? विजय स्तंभ। एक आता है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन कहता है कि यह रोम के टावर के समान है। इटली का रोम है, रोम के टावर के समान क्या है मित्रों? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ के बारे में डिटेल में आप देख सकते हो, वहां पर मैंने पढ़ाया था। दुर्गों में 9 मंजिला है। कितना मंजिला है मित्रों? 9 मंजिला है। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। इसकी 9वीं मंजिल पर आकाश से बिजली गिर गई थी, जिसके कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उसका वापस निर्माण भी करवाया था। कौन सी का? 9वीं मंजिल का, है ना, ये बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था इसका शिल्पी कौन था? विजय स्तंभ का शिल्पी जेता नप्पा पुंजा पुमा। जेता नापा पुंजा पुमा, ये विजय स्तंभ के क्या थे मित्रों? शिल्पी। हाँ हाँ, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान पर रखना है मित्रों, जो विजय स्तंभ है ये राज्य की प्रथम इमारत है। राज्य की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। वो किस पर हुआ था? विजय स्तंभ पर। इसके अलावा विजय स्तंभ है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, राजस्थान पुलिस का जो जेके सुपर सीमेंट है, इनका प्रतीक चिन्ह भी है ना। तो ये सारी चर्चाएं हमने जब दुर्ग पढ़ाए थे वहां पर डिटेल में की थी। तो आप दुर्ग वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर आप देख सकते हैं। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, जितना अभी किया हमने। कुंभा और मालवा के जो महमूद खिलजी के मध्य मुख्य शत्रुता का कारण था, वो महमूद खिलजी ने मोक्कल का जो हत्यारा था महपा पवार और उसका पुत्र एक्का को शरण दी थी। इसलिए कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया। सहारनपुर युद्ध हुआ दोनों के मध्य 1437 में। कुंभा इसमें क्या होता है मित्रों? विजय हो जाता है। और विजय होने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया मित्रों? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1440 से 48 के मध्य भगवान विष्णु को समर्पित है ये, ठीक है मित्रों। हाँ, कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम कहा है। फर्ग्यूसन कहता है कि विजय स्तंभ रोम के टावर के समान है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है, ठीक है। इसके बाद में 9वीं मंजिल पर कोई जो 9वीं मंजिल है, इस पर आकाश से बिजली गिर गई थी। हाँ, आकाश से बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया। विजय स्तंभ के शिल्पी है जेता नापा पुंजा और पुमा। राज्य की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। इसके अलावा विजय स्तंभ है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, जेके सुपर सीमेंट, इनका प्रतीक चिन्ह भी है, ठीक है मित्रों। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, इसे भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर भी कहते हैं। ये सारी बातें बता चुका हूं जब मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था, दुर्ग वाला जो पोर्शन पढ़ाया था कला एवं संस्कृति में, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन रॉय जी ने जो ऐप कोर्स खरीदा है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ ये तो था मित्रों कुंभा और मालवा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों कुंभा व गुजरात, कुंभा व गुजरात। हाँ, तो कुंभा और गुजरात देखिए मित्रों, हाँ
कुंभा व गुजरात। गुजरात देखिए कुंभा के राज्याभिषेक के समय, कुंभा का जब राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के समय, कुंभा का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय तो गुजरात का शासक था मित्रों अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। कुंभा के राज्याभिषेक के समय गुजरात का शासक कौन था मित्रों? अहमद शाह। कौन था मित्रों? अहमद शाह। लेकिन कुंभा का संघर्ष किसके साथ हुआ? कुंभा का संघर्ष कुतुबुद्दीन के साथ। गुजरात का शासक कौन था मित्रों? कुतुबुद्दीन। हाँ, अहमद शाह के बाद में मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बना था। अहमद शाह के बाद में कौन बना था? मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बना था, और मोहम्मद शाह के बाद बना था कुतुबुद्दीन। तो इस कुंभा के राज्याभिषेक के समय तो अहमद शाह शासक था, लेकिन संघर्ष किसके साथ हुआ था? कुतुबुद्दीन के साथ हुआ था। हाँ, इसकी जो लड़ाई हुई थी वो कुतुबुद्दीन के साथ हुई थी। ठीक है, वो कैसे हुई थी? वो हुई थी, देखो, कुंभा व नागौर संघर्ष हुआ था। कुंभा व नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। महाराणा कुंभा व नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो देखिए मित्रों, जो कुंभा था, इस कुंभा के समय जब नागौर का एक शासक था फिरोज खां। कौन था मित्रों? फिरोज खां। अब इस फिरोज खां की मृत्यु हो गई, नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु हो गई। तो फिरोज खां की मृत्यु के बाद में, हाँ, फिरोज खां की मृत्यु के बाद में है वो फिरोज खां का पुत्र था मित्रों शम्स खां। फिरोज खां का पुत्र कौन था? शम्स खां। और फिरोज खां का भाई कौन था? फिरोज खां का भाई था मुजाहिद खां। कौन था? मुजाहिद खां। फिरोज खां का भाई कौन था? मुजाहिद खां। तो फिरोज खां है नागौर का शासक था मित्रों, और नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र शम्स खां और फिरोज खां के भाई मुजाहिद खां के बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष। क्या हुआ मित्रों? उत्तराधिकार संघर्ष। और इस उत्तराधिकार संघर्ष में महाराणा कुंभा ने किसका साथ दिया? महाराणा कुंभा ने किसका साथ दिया मित्रों? महाराणा कुंभा ने फिरोज खां है, इस फिरोज खां के पुत्र शम्स खां का साथ दिया। महाराणा कुंभा ने किसका साथ दिया? फिरोज खां के पुत्र शम्स खां का साथ दिया, लेकिन एक शर्त के आधार पर। कौन सी शर्त थी वो? महाराणा कुंभा ने इस शम्स खां से कहा कि मैं आपको है शासक बनने में सहायता करूंगा, शासक बनने में सहायता करूंगा, लेकिन आपको है ये शर्त है का पालन करना पड़ेगा कि आप नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवाओगे, आप नागौर दुर्ग का निर्माण कार्य नहीं करवाओगे। तो शम्स खां ने कहा ठीक है, मैं नागौर दुर्ग का निर्माण नहीं करवाऊंगा, आप मेरी सहायता कीजिए। तो कुंभा ने इस उत्तराधिकार संघर्ष में इस शम्स खां की मित्रों सहायता की और मुजाहिद खां को हरा दिया। लेकिन शासक बनते ही इस शम्स खां ने है उस शर्त का है पालन नहीं किया। शासक बनते ही शम्स खां ने क्या किया मित्रों? शासक बनते ही शम्स खां ने नागौर दुर्ग का निर्माण करवा दिया, और जैसे नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया तो कुंभा ने मित्रों इस शम्स खां पर क्या कर दिया मित्रों? आक्रमण। शम्स खां पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण के समय मित्रों शम्स खां का साथ किसने दिया? इस आक्रमण के समय शम्स खां का साथ किसने दिया? गुजरात के कुतुबुद्दीन। गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। तो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने शम्स खां का सहयोग किया, लेकिन कुंभा ने दोनों को हरा दिया। दोनों कौन? शम्स खां और गुजरात के कुतुबुद्दीन दोनों है लगभग 1455 ईस्वी में दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं। हाँ, दोनों मिलकर है वो आक्रमण करते हैं 1455 में, दोनों है वो मिलकर आक्रमण करते हैं, कुंभा का सामना करते हैं, लेकिन कुंभा है दोनों को हरा देता है। तो ये कौन सा था मित्रों? आपका नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। हाँ, तो नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष मित्रों एक बार वापस समझे। देखो, हाँ देखिए, कुंभा है, कुंभा के समय फिरोज खां की मृत्यु हो गई थी। तो फिरोज खां की मृत्यु के बाद में है फिरोज खां का पुत्र था शम्स खां और भाई था मुजाहिद खां, इन दोनों के मध्य है वो उत्तराधिकार संघर्ष होता है। तो कुंभा शम्स खां का सहयोग करता है इस शर्त पर कि आप है वो नागौर दुर्ग का निर्माण नहीं करवाओगे, लेकिन शासक बनने के पश्चात है वो कुंभा है इसका सहयोग करता है, लेकिन शासक बनने के पश्चात शम्स खां है नागौर दुर्ग का निर्माण करवा देता है, और नागौर दुर्ग का निर्माण करवाता है तो फिर है मित्रों कुंभा शम्स खां पर आक्रमण करता है और शम्स खां का सहयोग देता है गुजरात का कुतुबुद्दीन, लेकिन शम्स खां और कुतुबुद्दीन दोनों को कौन हरा देता है मित्रों? कुंभा हरा देता है। ठीक है मित्रों, हाँ, तो यहां तक हो गया क्लियर। हाँ, अब बस छोटा सा पॉइंट और बचता है मित्रों, एक
चंपानेर की संधि, छोटा सा पॉइंट बचता है, चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। चंपानेर की संधि कब हुई मित्रों? 1456 में। किस किस के मध्य हुई? तो देखिए मित्रों, गुजरात का जो कुतुबुद्दीन है, गुजरात का कौन था मित्रों? कुतुबुद्दीन। ये गुजरात का कुतुबुद्दीन यहां से हार जाता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक ताज खां नामक दूत भेजता है। ये ताज खां दूत कहां पर भेजता है? मालवा। और मालवा का शासक कौन था मित्रों? मालवा का शासक वही महमूद खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। तो गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन इस हार का बदला लेने के लिए 1456 में है एक दूत भेजता अपना ताज खां, और ये ताज खां दूत है कहां पर भेजता है? महमूद खिलजी प्रथम के पास भेजता है। और इस दौरान यहां पर एक संधि होती है। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि कहते हैं मित्रों। और इस संधि के तहत है, इस संधि के तहत कहा गया कि दोनों मिलकर एक साल बाद में मिलकर है वो किस पर आक्रमण करेंगे? कुंभा पर। कौन कौन? कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी दोनों एक साथ आक्रमण करेंगे। और फिर मित्रों दोनों एक साथ क्या करते हैं मित्रों? एक वर्ष बाद में आक्रमण करते हैं, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं मित्रों? दोनों ही पराजित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं मित्रों? पराजित होते हैं। और इसी समय मित्रों 1457 में कुंभा ने किसको हराया था? कुंभा ने इसी समय इस महमूद खिलजी को, महमूद खिलजी को, कुंभा ने महमूद खिलजी को कहां पर हराया था? बदनौर के समीप। कहां पर हराया था? बदनौर कहां पड़ता है मित्रों? बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में। और बदनौर के समीप जब कुंभा ने महमूद खिलजी को युद्ध में हराया तो यहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कौन सा मंदिर था मित्रों? हाँ, बदनौर में बैराठ माता का मंदिर, सॉरी कुशाल माता का मंदिर। कौन सा? कुशाल माता का मंदिर। 1457 में महमूद खिलजी को युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनौर के समीप महमूद खिलजी को युद्ध में हराया था। तो इस युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में बदनौर में कौन सा मंदिर बनाया था मित्रों? कुशाल माता का मंदिर। मित्रों अंतिम है, एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, चंपानेर की संधि इतना ही पढ़ेंगे। देखिए 1456 में मित्रों जब कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक है वो हारकर है इससे किससे? नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में कुंभा से हारकर कुंभा से बदला लेने के लिए एक अपना दूत भेजता है ताज खां। और ये ताज खां दूत कहां भेजता है? हाँ, ताज खां दूत कहां पर भेजता है मित्रों? ये मालवा भेजता है। मालवा का शासक था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। ठीक है। हाँ, और इस महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य यह समझौता होता है कि हम दोनों मिलकर है एक वर्ष बाद में है किस पर आक्रमण करेंगे? कुंभा पर। और दोनों मिलकर एक वर्ष बाद में है कुंभा पर आक्रमण करते हैं, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं मित्रों? पराजित होते हैं। लेकिन ध्यान में रखना मित्रों, एक विद्वान है फरिश्ता। कौन था? फरिश्ता। विद्वान फरिश्ता कहता है कि इस युद्ध में कुंभा की हार हुई थी। बाकी है विद्वान सभी कहते हैं कुंभा विजय होता। विद्वान फरिश्ता कहता है कि कुंभा की हार थी और कुंभा ने काफी धन के बदले है महमूद खिलजी से है वो है चित्तौड़ दुर्ग को है या मेवाड़ को छुटवाया था। तो ये फरिश्ता एक इतिहासकार है, ये कहता है। बाकी इतिहासकार कहते हैं कि चंपानेर की संधि के तहत इन दोनों को है कुंभा ने हराया था। ठीक है। हाँ, और एक इसके युद्ध के इसी युद्ध में 1457 में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बदनौर जो भीलवाड़ा में पड़ता है, महमूद खिलजी को बदनौर के समीप हराया था। और यहीं पर बदनौर में कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है मित्रों। हाँ, तो मित्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में मित्रों हम महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है, स्थापत्य कला है, इसकी सारी डिटेल है मित्रों वो कल करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ तो